अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। तेल की आलमी मंडी में एक बार फिर हलचल मच चुकी है। सिर्फ चंद दिनों में ही हमने देखा कि खाम तेल की कीमतें तकरीबन 12% बढ़ चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड $86 फी बैरल से ऊपर गया, जबकि अमरीकी खाम तेल भी $80 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और इस इजाफे की बड़ी वजह ज़ाहिर है अमरीका की जानिब से ईरान पर दोबारा फौजी हमले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम ऑयल गुजरगाहों में शुमार होती है और दुनिया की बड़ी मकदार में खाम तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ पर कशीदगी बढ़ती है, हालात ख़राब होते हैं, तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि जहाज़ों का किराए के साथ इंश्योरेंस और फिर सप्लाई कॉस्ट भी मज़ीद बढ़ जाती है। यही वजह है कि आलमी मंडी में ख़तरे का प्रीमियम भी अब मुसलसल शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान पर इस बहरान के असरात भी बहुत जल्द सामने आ जाते हैं। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक आइंदा कीमतों के जायज़े में पेट्रोल तकरीबन ₹8 फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल तकरीबन ₹48 फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो डीजल की कीमत में यह हालिया महीनों का सबसे बड़ा इजाफा होगा। इस वक्त मुल्क में ऑलरेडी पेट्रोल तकरीबन ₹310 जबकि डीजल ₹323 फ़ी लीटर फरोख्त हो रहा है। चूँकि पाकिस्तान अपनी तकरीबन 70% पेट्रोल और 33% डीजल की ज़रूरत इंपोर्ट करता है, इसलिए आलमी कीमतों में हर इजाफा बराह रास्त कंज्यूमर तक फौरी पहुँचता है। हुकूमत ने 1 जुलाई से क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी बढ़ाकर ₹5 कर दी है। 100 गुना का इसमें इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोलियम लेवी इस वक्त ₹70 पेट्रोल पर और ₹80 डीजल पर है। अब हुकूमत मुस्तकबिल में सरकारी कीमतों के निज़ाम को ख़त्म करके मार्केट पर मबनी निज़ाम मुतारिफ कराने पर भी काम कर रही है, जिसके तहत आलमी कीमतों का असर लोकल मार्केट पर ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल होगा। अगर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार रही और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ख़तरात कम ना हुए तो पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट के साथ एग्रीकल्चर कॉस्ट बढ़ जाएगी, अशिया खुरनोश की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है और ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से। अब इस पर में बेहतर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? रेगुलेशन, इसकी डीरेगुलेशन एक बेहतर स्ट्रेटजी है या फिर कीमतों का रोज़ाना तयन एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जिस पर हुकूमत इस वक्त भी गौर कर रही है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब से, साबिक वज़ीर ख़जाना है, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी ये हम देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से 4-5 महीनों बाद थोड़ा सा बेहतर टाइम आया था, थोड़ी कशीदगी में कमी आई थी, पेट्रोल प्राइस चंद दिनों के लिए 300 से नीचे आई, अब एक बार फिर उसमें इजाफा हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कशीदगी बढ़ चुकी है। अब हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए ये सारी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए? देखिए, हुकूमत तो तकरीबन हेल्पलेस है इस मामले में क्योंकि इंटरनेशनल अगर कीमतें और ऊपर जाएंगी, जो लगता है कि ऊपर की तरफ वो रुख हो गया है, और अगर ये 3-4 महीने ऊपर रहती हैं तो पाकिस्तान में बड़ा शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। नंबर 1, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बड़ा एक धचका लगेगा, क्योंकि आपकी जो जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं, आपने जो अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की हुई हैं उसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा और आपके रिजर्व्स जो हैं वो बड़ी जल्दी डिप्लीट होंगे और उसका इम्पैक्ट रुपये पे भी हो सकता है और रुपये की कीमत भी गिर सकती है। सो ये दोनों इन कॉम्बिनेशन जो है, इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जाए, नीचे साथ डिवैल्यूएशन भी होती है, तो पंप के ऊपर प्राइसेस जो हैं वो तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि दुगनी भी हो सकती हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए पाकिस्तान की इकॉनमी तैयार ही नहीं है। ये तो हमारे पास ना बफर है, ना हमारे पास कोई इतने स्टॉक्स हैं कि हम 6 महीने के ऑयल स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं। हम तो डे टू डे बेसिस पे चलते हैं। सो इम्पैक्ट तो बड़ा बहुत संगीन होगा और उससे आपकी तमाम जितनी भी हैं आइडियाज़ अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ या जॉब क्रिएशन या इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे हवा में उड़ जाएंगे। अब दूसरी बात जो आपने की कि क्या इस वक्त हुकूमत कोई ऐसा रिफॉर्म करेगी जिससे ये डीरेगुलेट हो जाए ऑयल मार्केट और आपको हुकूमत को इसकी प्राइसिंग सेट करने की ज़रूरत ना हो, तो आई थिंक अगर प्रॉपरली किया जाए और अगर एक मुकाबला हो ऑयल कंपनीज में, तो ये एक बेहतर स्टेप हो सकता है। लेकिन अगर हुकूमत ने खुद किया कि वो रोज़ाना कोई प्राइस सेटिंग करनी शुरू की, तो फिर उसको बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि एक तो हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है कि प्राइसेस को वो ऑन अ डेली बेसिस मुकर्रर करे और मुतय्यन करे कि क्या होनी चाहिए।
और उसमें फिर उसके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी लगेंगे कि वो बीच में करप्ट एलिमेंट्स भी हैं, ये है वो है। तो आई थिंक ऑप्शन हुकूमत के पास सिर्फ यही है कि आप प्रॉपर डीरेगुलेट करें और इंश्योर करें कि ऑयल कंपनीज जो हैं वो मुकाबला करें, कंपटीशन करें। और जो सरकारी ऑयल कंपनीज हैं वो एक किस्म का बेंचमार्क बनाएं कि वो ओवरऑल प्राइस को मेंटेन करने के लिए सरकारी कंपनीज जो हैं वो बेंचमार्क दें। सो आई थिंक बड़ा मुश्किल वक्त पे बड़ी मुश्किल चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन सॉल्यूशन तो मुझे यही नज़र आता है कि आप किसी तरीके से डीरेगुलेट कर दें। और जो है अल्टीमेट सॉल्यूशन वो तो फिर ये है कि अपना इन्हिसार जो है मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे, इसको किसी तरीके से कम किया जाए, जिसका मतलब है कि बहुत सी जो हमारी पावर सेक्टर की ज़रूरियात हैं उसको आप सोलर पे लेके जाएं, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएं ताकि आपकी पेट्रोल कंजम्पशन नीचे जाए। फिर आजकल जो चाइना ने बड़े बड़े ट्रक्स भी सोलर पावर पे किए हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई हैं, तो उस तरफ जाना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ थिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। सही। और बाकी ये है कि अपने मुल्क के अंदर भी आपको एक्सप्लोरेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत प्रोडक्शन हो रही है उसको आप और एफिशिएंट तरीके से करें ताकि उसमें कुछ इजाफा हो सके। सही। सो नंबर ऑफ एक्शंस आपको करने पड़ेंगे, बट अनप्लेजेंट सिचुएशन है वो रहेगी, आवाम को इसकी प्राइस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सलमान साहब ये जो लॉन्ग टर्म इस वक्त सोल्यूशन या सजेशंस हैं इनको ज़रा हम साइड में रखते हैं। जो अभी की जो सूरत हाल है, डीरेगुलेशन कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? चूँकि रोज़ाना कीमत का तयन करना, जब हुकूमत ये तजवीज़ लेकर आई तो इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो कर रही हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस तजवीज़ को। फिर जो पंप इंडस्ट्री है, पंप ओनर एसोसिएशन है, वो भी इसको मना कर रहे हैं कि इससे क्योंकि उनको भी कारोबारी तौर पर बहुत नुकसान होगा। तो ये अगर डीरेगुलेशन की तरफ हुकूमत जाती है, इसमें कितनी मुद्दत दरकार होगी? है ओवरनाइट ये फैसला हो सकता है या फिर ये भी कोई 2-4-5 माह ले लेगा? नहीं, करने को तो ओवरनाइट आप कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में खासे प्लेयर्स हैं जिसमें मल्टीनेशनल्स भी हैं और पाकिस्तान की अपनी ऑयल कंपनीज भी हैं। तो इनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है डीरेगुलेटेड फ्रेमवर्क में आने पे। और आई थिंक कि उसमें उनको फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना स्टॉक वो इन्वेंट्री में रखें, क्योंकि मेन चीज़ यह है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत बड़ी इन्वेंट्री रखते हैं और तेल की कीमतें सडनली गिर जाती हैं तो आपको वो बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आपकी इन्वेंट्री जो है उसको आप रिप्लेनिश करने यूज़ अप कर लेते हैं और रिप्लेनिश करने के वक्त प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएं, सो वॉलेटिलिटी जो है वो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा होती है और उसको मैनेज करना खासी महारत का काम है। और अभी आप अमेरिका में भी देखें, उनकी भी ऑयल कंपनीज जो हैं, हालांकि अमेरिका की अपना तेल है, बहुत उनकी सप्लाई है, लेकिन वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा पंप पे उन्होंने कर दी हैं और अपेरेंटली वो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं इस पे। सो आई थिंक एक तरफ आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, दूसरी तरफ आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि ये प्राइस गाउजिंग ना हो या आपस में कोलूजन ना हो, ये जो कार्टेल्स ना बने। सो खासी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हुकूमत आ चुकी है। अच्छा, एक और ऑप्शन पर हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है कि ये पेट्रोल स्टेबलाइजेशन फ़ंड बनाया जाए ताकि जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ें इंटरनेशनल मार्केट में तो एक एंड कंज्यूमर तक वो ना पहुंचाई जाए, फौरी पास ऑन ना हो, वो फ़ंड फिर दरमियान में थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करे। अब ये क्या ये कामयाब मॉडल के तौर पर काम कर सकता है? हमारी इकॉनमी पहले ही बड़ी मुश्किल में, तो ये स्टेबलाइजेशन फ़ंड के लिए फ़ंड कहाँ से आएगा? उसमें जो एक बड़ी रकम दरकार होगी वो कहाँ से फिर जमा हो सकती है? जी, आई थिंक ये कोई इतना वाइबल प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये स्केल, बहुत बड़ी स्केल के ऊपर ऑयल कंजम्पशन होती है और उसके लिए फंड बनाना कि प्राइसेस को आप स्टेबल रखें, उसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए।
और हमें उसको मैनेज कौन करेगा? ये अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी ही मैनेज करेगी, तो आज तक तो हमारा एक्सपीरियंस इन फंड्स का आप देख लें कोई इतना अच्छा नहीं है। सो आई थिंक कि जो भी हुकूमत करती है, अगर वो मार्केट बेस्ड चीज़ करना चाहती है तो वो एक ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन जो हैं जिसमें हुकूमत सब कुछ मैनेज करेगी, वो पहले से ही हम लिख के दे सकते हैं कि वो कामयाब नहीं होगा। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल सलमान साहब के, जब ये प्राइसेस अभी वापस हुई थी रिवर्स, कोई 68-67 डॉलर पर चली गई थी और 5 महीने पुरानी सतह पर ऑलमोस्ट आ गई थी, तो हमने देखा कि तब भी 40-45 रुपए हायर साइड पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत रही। तो वहाँ पर जो रिलीफ बनता था वो क्यों पास ऑन नहीं कर सकी हुकूमत? और जब ये दोबारा से ऊपर जाना शुरू हुई हैं प्राइसेस, तो हमने देखा कि सिर्फ 48 से 60 घंटे के बाद ही उन प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया। तो ये एक फ़र्क क्यों है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो फौरी पास ऑन हो जाती हैं, जब वो कम होती हैं तो वो रिलीफ पास ऑन नहीं हो रहा होता? देखें, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज जो हैं उसके खासे डिपेंड करते हैं ऑयल के ऊपर, और उसके ऊपर जो आपने लेवी लगाई हुई है उससे उसको खासे रेवेन्यूज मिलते हैं। सो जब इंटरनेशनल प्राइस ऊपर नीचे होती है तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज अफेक्ट हो जाते हैं। सो इंटरनेशनल प्राइस अगर नीचे जाती है तो गवर्नमेंट उस लिहाज से अगर नीचे करे और उसके अपने रेवेन्यूज कम हो जाएं, तो वो फिर आपका जो कमिटमेंट्स हैं आईएमएफ के साथ वो फिर ख़तरे में पड़ जाती हैं। सो आई थिंक क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यूज खासे मुंसलिक किए हुए हैं ऑयल के साथ, तो फिर वो ऑयल की वॉलेटिलिटी जो है वो पेट्रोलियम लेवी में आती है और वो ऊपर नीचे होती है टू मेंटेन अ लेवल ऑफ रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट। सो आई थिंक मेन मसला ही ये है कि आपने ना सिर्फ ऑयल बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया हुआ है, हुकूमत चलाती है और उसमें बहुत मसाइल हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की डिपेंडेंस ऑन रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑयल बिजनेस वो भी बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों मिलके अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब अगला ऐलान जब हुकूमत ऑयल प्राइसेस में तब्दीली का करेगी तो ये देखना है कि पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा किया जाता है, डीजल की कीमत में कितना इजाफा होता है, चूँकि आलमी मार्केट में पिछले 5-6 रोज़ में ये कीमतें बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में एक तरफ लोग महंगाई की शिकायत करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ऑटो मार्केट एक मुख्तलिफ ही कहानी पिछले 1 साल से सुना रही है। फिस्कल ईयर 2026 में ट्रैक्टर्स के अलावा तकरीबन पूरे ऑटो सेक्टर ने ज़बरदस्त अंदाज से तरक्की की है, और इससे अंदाज़ा होता है कि कम इंटरेस्ट रेट के साथ आसान ऑटो फाइनेंसिंग और नई गाड़ियों की आमद ने भी खरीदारों का एतमाद काफ़ी हद तक बढ़ाया है। सबसे नुमाया इजाफा कारों की फ़रोख्त में हमने देखा है, और 1 साल के दौरान 1,55,631 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 39% ज़्यादा हैं। जीप्स के साथ एसयूवीज और वैन्स की फ़रोख्त में 41% इजाफा हुआ, और ये 50,814 यूनिट्स तक तादाद पहुंच गई है। फिर जून में बजट से पहले मुमकिन टैक्स इजाफे के खदशे ने भी लोगों को जल्द खरीदारी पर आमादा किया। कंपनीज में साजगार इंजीनियरिंग सबसे आगे रही है। उसने फिस्कल ईयर में 19,179 गाड़ियां फरोख्त की हैं, जो सेल में 77% का इजाफा दिखाती हैं। फिर पाक सुजुकी अब भी सबसे ज़्यादा गाड़ियां फरोख्त करने वाली कंपनी रही है, और उसने 97,117 यूनिट्स फरोख्त किए, जबकि होंडा एटलस की फरोख्त 53% बढ़ चुकी है। 28,015 यूनिट्स तक इनकी सेल पहुंची है। लेकिन इंडस मोटर्स की सालाना सेल्स में 5% की कमी हुई है। करोला, यारिस और क्रॉस की सेल में ओवरऑल 9% की कमी हमने देखी, और इसके साथ फॉर्च्यूनर और आईएमवी की सेल्स में भी सालाना 9% का इजाफा हुआ। इंडस मोटर ने 44,646, जबकि होंडाई की टक्सन और उसके अलावा 91% का हमने इसमें इजाफा देखा, और पोर्टर मॉडल में 13% माहवार इजाफा हुआ है। होंडाई ने कुल 12,937 गाड़ियां फरोख्त की हैं, और इसके अलावा सुजुकी की नई लॉन्च होने वाली फ्रॉन्क्स मॉडल ने मई से जून के दौरान 1700 से ज़ायद यूनिट्स की हैरानकुन सेल्स की हैं, यानी रोजाना के हिसाब से तकरीबन 28 गाड़ियों की फरोख्त हुई है, और अभी ये रिसेंटली ही मार्केट में गाड़ी आई है। मोटरसाइकिल मार्केट ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मोटरसाइकिल और रिक्शों की फरोख्त तकरीबन 19,70,000 यूनिट्स तक पहुंच गई हैं, जो 30% इजाफा है। सिर्फ एटलस होंडा ने 16,89,000 मोटरसाइकिलें फरोख्त की हैं, जिससे उसकी मार्केट पर मजबूत गिरफ्त का अंदाजा होता है। कमर्शियल गाड़ियों में भी बहुत तेजी देखी गई। ट्रक और बसेस की तादाद भी बढ़ी है, और इनकी फरोख्त 61% बढ़कर 8,424 यूनिट्स हो गई है।
अभी इस बात का इशारा है कि तिजारती सरगर्मियों और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में भी बेहतरी आ रही है, लेकिन ट्रैक्टर सेक्टर इस तरक्की से महरूम रहा है। पूरे साल में ट्रैक्टर की फरोख्त 1% कम होकर 28,791 यूनिट्स रही। तो इससे जाहिर होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। अब अगर इंटरेस्ट रेट कम रहे, साथ ही ऑटो फाइनेंसिंग आसान रही और नई गाड़ियों की लॉन्च जारी रही, तो फिस्कल ईयर 2027 में भी ऑटो सेक्टर इससे ज़्यादा नंबर्स के साथ आगे जा सकता है। लेकिन बजट के बाद टैक्सेस में इजाफे के साथ महंगा कर्ज या फिर इंपोर्ट पॉलिसी में सख्ती इस रफ्तार को सुस्त भी कर सकती है। और नई ऑटो जो कि ज़ाहिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन का पार्ट बनी हुई थी, अभी उस पर भी बहुत ज़्यादा इब्हाम है। अब शायद हुकूमत पुरानी ऑटो पॉलिसी को ही कंटिन्यू करे, तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या एक डिक्लाइनिंग मोमेंट इस नंबर में आ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। शफीक अहमद शेख साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज और उनकी कार्स इस वक्त बहुत तेज़ी से सेल हो रही हैं। इसकी बुनियादी वजूहात पर पहले तो आप ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा अरबाब, यहाँ पर 3 चीजें हमें समझने की जरूरत है। एक तो यह है कि जो पहले से हमारे पास गाड़ियों की कंपनियां हैं ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। जारी बात है कि यहाँ पर हमारी आवाम जो है वो ये देखती है कि जी आफ्टर सेल्स हो, सर्विस हो और इजी, हम असासा समझते हैं गाड़ी को। और आज तक ये रहा है कि जो गाड़ियां पहले से मौजूद रही हैं उनका जो है वो असासा रहा है। मतलब जो भी कस्टमर खरीदता था कि जी उसकी रीसेल है, सब कुछ है। तो अब पहले ये मोनोपोली मार्केट हुआ करती थी, अब हुकूमत की तरजीहात कुछ चेंज हो गई हैं और बहुत सारी कंपनियां ईवी आ गई हैं। इस पे हमें हुकूमत को एक शाबाश भी देनी चाहिए कि जी जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है ईवी की तरफ और दूसरों की तरफ, तो उस तरफ जो है अब हमारा मुल्क भी जा रहा है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि जी अब मोनोपोली मार्केट से कस्टमर मार्केट हो गई है। अब उसमें सिर्फ एक चीज ये है कि देखें, ये जो गाड़ियों के आप नंबर्स मुझे बता रहे हैं, ये बुकिंग पहले हो जाती है अरबाब, और डिलीवरी 2 से 3 माह के बाद होती है। हम अगर कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरिजन होगा हमारा जाके सितंबर एंड अक्टूबर में कि जी कितनी गाड़ी किस लिहाज से कहां गई। लेकिन पुरानी कंपनियों को अभी भी एडवांटेज है कि उनका आफ्टर सेल्स नेटवर्क, उनका डीलरशिप नेटवर्क और उनकी रीसेल अभी भी ज्यादा है, जब तक ये कस्टमर उस सोच पर आए। जी अरबाब, सही। तो अब शफीक साहब, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ कोरियन कंपनीज भी काम कर रही हैं, चाइनीज़ कंपनीज भी काम कर रही हैं, लेकिन वो इन नंबर ऑफ सेल्स में कहीं कोई खातिर खौफ फिगर के साथ सामने हमें नज़र नहीं आ रही हैं। अभी भी वही ब्रांड्स अब काबिल एतबार हैं, काबिल एतमाद हैं, जो कि साल से चलते चले आ रहे हैं। जी देखें, एक बात हमें यह समझनी होगी कि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है अरबाब। पहले लोगों के पास चॉइस नहीं थी, अब आप देखें कि लोगों के पास चॉइस बहुत ज्यादा आ गई है। और पहले जिन गाड़ियों में फीचर्स और ये चीजें, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये वो कुछ नहीं, अब हमारे कस्टमर्स के पास मार्केट में एक से एक गाड़ी अवेलेबल है। नो डाउट कि अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लगेगा, जिस पे काम हुआ है और हो रहा है। नो डाउट अब कंपटीशन होगा। पहले अगर आप देखें तो सिर्फ 3 कंपनियां थी, फिर 2-3 और कंपनियां आई, अब माशाल्लाह 17 कंपनियां तकरीबन यहाँ पर आ चुकी हैं, चाइनीज, जापानीज और कोरियन मिला के। और भी कंपनियां आ रही हैं। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे ना अरबाब, तो बहुत ज्यादा जो, सॉरी थोड़ा सा लाइन का इशू हो गया था, बहुत ज्यादा जो है एक कंपटीशन आएगा और इसमें अब हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर का फायदा होगा। अच्छा, लेकिन शफीक साहब, हम देख रहे हैं कि एक चीज, जी कंपटीशन, हम देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ रहा है, ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, कंपनीज बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। अब अगर शायद 2.5 मिलियन, 3 मिलियन या इवन 3.5 मिलियन में भी आप कोई अच्छी गाड़ी लेने जाएं तो आपके पास ऑलमोस्ट बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ना होने के बराबर है। नहीं देखें अरबाब, एक चीज मैं आपसे शेयर करूं। देखिए, पहले आपके पास चॉइस नहीं होती थी ना, तो आपके पास वही चीज। अब अगर आप उसी रेंज में देखें, हम एक 4 मिलियन ले लेते हैं, 4 मिलियन की रेंज में आपके पास अब 4 से 5 गाड़ियों की रेंज है, पहले नहीं थी। अब आप आ जाइए 6 to 7 मिलियन में, अब आपके पास 10 से 12 गाड़ियों की रेंज है, पहले आपके पास नहीं हुआ करती थी, 1 से 2 थी। तो ये शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हम उस तरफ जा रहे हैं। देखें, एक चीज मैं आपको और शेयर करूं,
पहले एक लिमिटेड हमारा वेंडर नेटवर्क था, एक लिमिटेड जॉब सर्कल था, एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट थी। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यार इतनी कंपनी आने से इन्वेस्टमेंट आ रही है। यस, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत सारी कंपनियां। हमें तो ये खुश होना चाहिए कि BYD, जीली और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बेस्ट वे है, दूसरी कंपनियां हैं, वो यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट आएगी, नो डाउट डीलरशिप बढ़ेगी, वेंडर नेटवर्क बढ़ेगा, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो पहले जो एक लिमिटेड सर्कल था ना, अब हम उसको एक पॉजिटिव वे में देखते हैं कि यस, वो अब आगे बढ़ेगा और बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें एक सपोर्ट चाहिए, जो ये आप पॉलिसी की आप जिक्र कर रहे थे। डेफिनेटली एक सिम्थ चाहिए होती है, एक सिम्थ हमने बना दी है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर वो हुकूमत दे देती है, ये सिम्थ भी हुकूमत ने ही दी है कि जी आपने ये चीजें NEV लेकर आनी है, न्यू एनर्जी व्हीकल्स। आप देखेंगे पहले कभी हमने सुना भी नहीं था हाइब्रिड और गैसोलीन इंजन के अलावा। अब हम सुन रहे हैं जी PHEV, REV, EV, HEV, मतलब ये सारी चीजें दुनिया में आ चुकी हैं। और अब लकीली मैं तो उसको इस तरह से कहता हूं कि पाकिस्तान में भी ये चीज बड़े बड़े ग्रुप और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यार ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है ना, और वो हो रही है। जिसमें FDI है, इसमें दूसरी लोकल कंपनियों की बेस्ट बहुत बड़ा ग्रुप है, अभी उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है। कैपिटल स्मार्ट मोटर्स हैं, दूसरी कंपनियां हैं, BYD इतनी बड़ी माशाल्लाह कंपनी डायरेक्ट आ रही है। तो मेरा ये सोच है, मेरा ओपिनियन ये है कि नो डाउट 6 से 8 माह में या 1 साल में हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देखेंगे और कंपटीशन अच्छा होता हुआ देखेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएंगी और ये बेहतर जाएगा ग्रीन एवोल्यूशन की तरफ भी। यस, पूरी दुनिया इस वक्त जो है एनवायरमेंटल की तरफ है, और बड़ा बर वक्त इस हुकूमत ने काम किया है कि जी एनवायरमेंटल सेफ्टी की तरफ आना है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो जबरदस्त है, लेकिन इसमें पॉलिसी का यह सरवाब एब्सोल्युटली राइट कि इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल है। अब इसमें देखना यह है कि क्या ये लोग आकर हमारे लोकल वेंडर नेटवर्क को बढ़ाते हैं कि नहीं। अगर बढ़ाएंगे तो गाड़ियां और सस्ती होंगी और बेहतर अंदाज में मिल पाएंगी, क्योंकि वेंडर नेटवर्क पाकिस्तान में लोकल बहुत अच्छा है, बहुत ही वो टेक्नोलॉजी में भी आगे है। अगर इनको सपोर्ट कर दी जाती है तो गाड़ियां और सस्ती होंगी। ठीक है, चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि अब ज़ाहिर हुकूमत थोड़ा सा इसमें IMF को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए ताकि कीमतें कम हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शफीक अहमद शेख साहब, ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। सुनिए, वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है अब इसमें हुकूमत का एक बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से इस कीमत को कंट्रोल करना है या फिर थोड़ा सा वापस लेकर जाना है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा सासा उसकी यूथ होती है, लेकिन अगर इन नौजवानों को दुरुस्त रहनुमाई और प्लेटफॉर्म मिल रहा हो तो अपनी सलाहियतों को ये प्रोफेशनल अंदाज से आलमी सतह पर मनवा कर मुल्क की इकॉनमी में अपना एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। आज इस सिलसिले में एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट सामने आई है जो हमारे मुल्क के सैकड़ों नौजवानों के करियर को एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ग्रोइंग डायरेक्शन दे सकती है। अब दुनिया के मशहूर फाइनेंशियल इदारे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने पाकिस्तान में द इंडस एंटरप्रेन्योर्स इस्लामाबाद के साथ मिलकर एक शानदार और तारीखी प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एवेल्युएट। अब ये कोई आम तरबियती प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अगले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान के 600 से ज़ायद नौजवानों को इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्सपर्ट से जोड़ने का एक इनकलाबी प्लान है जिसका मकसद हमारे यंग टैलेंट को निखारना है, उन्हें खुद मुख्तार बनाना है और बैनुल अक़वामी मार्केट के काबिल बनाना है। पाकिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का सफ़र अब एक नए मरहले में दाखिल होना शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट एवेल्युएट का हर साल ये मकसद है कि 200 नौजवानों पर मुश्तमिल एक बैच मुंतखब किया जाए। ये 3 साल का लॉन्ग टर्म प्लान है जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अपने करियर के इब्तदाई दिनों में कदम रखने वाले नौजवान, नए और उभरते हुए कारोबारी अफराद और फिर मुल्क की बड़ी फ्रीलांस कम्युनिटी को इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में नौजवानों को न सिर्फ इनफरादी रहनुमाई हासिल होगी बल्कि उन्हें कॉर्पोरेट कल्चर में ढलने की तरबियत भी दी जाएगी। करियर डेवलपमेंट वर्कशॉप्स करवाई जाएंगी और S&P ग्लोबल की टॉप लीडरशिप और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के वसी कारोबारी नेटवर्क से जुड़ने का भी बराह रास्त उनको मौका मिल सकेगा।
इस मंसूबे से मुतालिक S&P ग्लोबल पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर मुजीब ज़हूर ने यह बताया है कि ये इक़दाम पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवानों की सलाहियतों को निखारने में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हम नौजवानों को वो रहनुमाई और आलमी मौक़े फ़राहम करना चाहते हैं जिसकी मदद से वो न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपना नाम बना सकें और एक बेहतरीन करियर बना सकें ताकि मुल्क का नाम रोशन हो सके। हमारी बुनियादी तवज्जो नौजवानों की प्रोफेशनल सलाहियतों को बढ़ाना है, उनके एतमाद को मजबूत करना और उन्हें मार्केट में नुमायाँ करने पर है। ये नेटवर्क इन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर लॉन्ग टर्म रोज़गार के मौक़े तलाश करने में भी मदद फराहम करेगा और ये एक ऐसा वक्त है कि जब पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम और अपने टैलेंट को संभालने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर के इसी तरह के बेहतरीन और पॉजिटिव इक़दामात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोजेक्ट एवेल्यूएट पाकिस्तान के डिजिटल और कारोबारी मंजरनामे में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जब 600 तरबियत याफ्ता और पुरएतमाद नौजवान मार्केट में कदम रखेंगे तो वो सिर्फ नौकरियां नहीं ढूंढेंगे बल्कि दूसरों के लिए रोज़गार के नए मौके भी पैदा करेंगे, नए स्टार्टअप शुरू करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स को करीब से समझ सकेंगे और हमारे मुल्क का कॉरपोरेट सेक्टर इससे मज़ीद तरक्की करेगा। तो अब देखना है कि इस साल के वो नसीब नौजवान कौन से होते हैं जो S&P ग्लोबल के साथ जुड़ते हैं और फिर उनको एक वसी एक्सपोजर मिल पाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी हम सोने की कीमत को और चांदी की कीमत को अगर देखें और उसका जायज़ा लेते हैं तो पिछले 1-1.5 माह में बल्कि 2-3 माह में भी हम देखें तो ये सूरत हाल एक जैसी रही है। यानी ये कीमत जो कि साल के आगाज़ में बहुत ऊपर और बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होते हुए सोने और चांदी दोनों दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 6.25 लाख से सिर्फ 6 माह में ये गिर कर 4 लाख के आसपास इस वक्त मौजूद है। और हम ये देखते हैं कि 4 लाख के बिल्कुल करीब ये चली जाती है, फिर लोगों का तज्जिया आता है कि शायद ये 4 लाख को भी से भी नीचे चली जाएगी और इससे भी बहुत ज़्यादा इसको नीचे जाना है, लेकिन फिर वापस थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखते हैं। तो हर हफ्ते तकरीबन यही सूरत हाल है कि 4-5 दिन ये कीमत नीचे जाती है, फिर वापस बहाल हो जाती है और जंग की जो सूरत हाल इसमें कशीदगी आई, हालात बेहतर हुए, फिर दोबारा से अपनी शिद्दत की जानिब गई, तो इसने बिल्कुल भी असर नहीं डाला इस सोने की कीमत पे। और जो साल के आखिर की प्रेडिक्शंस हैं मुख्तलिफ बड़े कंपनीज़ की, बैंक्स की और इदारों की, तो उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक तो इसने पाकिस्तान में 6 लाख के फिगर को क्रॉस करना है, इंटरनेशनल मार्केट में $6,000 तक जाना है। चांदी की प्राइस भी ऐसी $150 की उसकी प्रेडिक्शन है दिसंबर तक की, और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में वो कोई 17-18 हज़ार के अराउंड पहुंच जाएगी। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल और ट्रेंड है उसको देखते हुए क्या ये सब मुमकिन होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे रशीद साहब से जो प्रेसिडेंट हैं ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैयाज साहब, जो प्रेडिक्शन साल के आखिर तक की हैं, इस वक्त की जो हम कीमत देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि 50% रेज आए गोल्ड में तो वो कीमत वहाँ तक पहुँचती है, और चांदी में तो कोई 200% का इजाफा हो तब वो उस सतह तक पहुँचेगी। तो ये वाकई आपको होता हुआ नज़र आ रहा है जो पिछले 3-4 महीनों की सूरत हाल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम इरबाब साहब। सबसे पहले तो जी मैं आपका जो ये इसका जो रिप्लाई दूंगा, सबसे बड़े देखें गोल्ड जो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन जो चल रही है ना, वो इंटरनेशनल जो अनसर्टेनिटी सूरत हाल जो चल रही है उसके तहत चल रही है। आप देखते हैं कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ही टाइम में फौरन यू टर्न ले लेते हैं। जब उन्होंने पिछले दिनों में देखा कि ईरान और अमेरिका का यूएस का एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के बाद एक इंटरनेशनली बेहतर इम्पैक्ट आया और जो एक अनसर्टेनिटी सूरत हाल थी वो नॉर्मलाइज हुई, जिसके तहत जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ऑयल के अंदर से निकल के स्टॉक के अंदर चले गए। उससे पहले आपको देखा, ऑयल से पहले आप देख रहे थे कि आप गोल्ड के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी। तो इस तरीके से अब कल जो सीपीआई का डाटा आया, पीपीआई का जो डाटा आया नेगेटिव के अंदर आया है, उसकी वजह से यूएस के जो डॉलर के अंदर वीकनेस आई है, कमजोरी हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस थोड़ी सी आज फिर बेहतर हुई है। जबकि जो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा गोल्ड प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस थे, जो कि $4,000 से नीचे जाने की मार्केट की तवक्को थी, लेकिन अभी फिर $4,063 पे मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है और गोल्ड प्राइस उस टाइम पे 4,28,000 30,000 के ऊपर ये फ्लक्चुएट कर रही है। तो अभी क्योंकि ऐसी सूरत हाल जो चल रही है कि जिसमें जो पोजीशन है कि मोहतात होके इस ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है इसके अंदर ना। सही। तो फैयाज साहब, ये अब जाहिर है आगे के 5-6 महीने के लिए जो इस वक्त प्रेडिक्शन है
वो प्रेडिक्शन क्या उसके करीब करीब जाती है इस वक्त कीमत आपको नज़र आ रही है? चूँकि इन्वेस्टमेंट बड़े इंटरनेशनली बड़े पैमाने पर गोल्ड से निकल चुकी है, वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जा चुकी है, क्या अब वो मौका दोबारा आएगा जो जनवरी फरवरी के हालात थे कि वापस इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट आए और एकदम से फिर लोग इसमें ख़रीदारी शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल, अरबाब साहब आप ठीक बात कह रहे हैं। एक्चुअली गोल्ड प्राइस एक आपको मैं बताऊं, मैंने पहले भी कई दफ़ा अपने टॉक शो में कहा है कि जिस जगह को गोल्ड ने दफ़ा टच कर लिया है वो दोबारा उसने वापस जाने जाना है। ठीक है, ये वक्ती तौर पे जो फ्लक्चुएशंस होती हैं और ये खास तौर पे जो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो जो ट्रेडिंग्स है, अगर हम ट्रेडिंग की वाल देखते हैं तो जो ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $4,063 पर आउंस मार्केट चल रही है, ये बेसिकली फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है। लेकिन हमारे एशियन कंट्री ममालिक के अंदर ये इसको फौरन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अच्छा, इसके अंदर जब देखा ये गया कि पहले आपने देखा था कि सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे थे। सेंट्रल बैंक्स बाइंग जो उन्होंने करने के बाद उन्होंने मार्केट में जब उसको गोल्ड को फेंका सेल के लिए, तो उस टाइम पे जो लोगों के पास जो बाइंग कैपेसिटी थी उन्होंने वो खरीदा और उसको लिक्विडिटी के अंदर लिक्विडेट कर दिया गोल्ड को। तो उसके बाद आपने देखा कि सेंट्रल बैंक्स जो थे उन्होंने अपना गोल्ड जब सेल आउट कर दिया तो फिर वो दूसरी ट्रेड्स के अंदर चले गए, जिसमें उन्होंने ऑयल की आपने देखा तो कि $67 पर बैरल पे चल रही थी। $73 पर बैरल से वो $127 पर बैरल पे चलेगी, जिसने भी अपनाए हुर्मस को बंद कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा एक स्टेटमेंट आती है कि अपनाए हुर्मस खुल गई। जैसे अपनाए हुर्मस खुल गई तो क्योंकि उसका जो गैप था वो 1 मंथ का तो तकरीबन नॉर्मलाइज का गैप था, तो जिसकी वजह से आपने देखा कि वो प्राइसेस एकदम ऑयल की प्राइस ड्रॉप की और वहां से निकल के प्राइस चलेगी स्टॉक के अंदर। फिर एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दी तो वहां से प्राइस निकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनी है, इस टाइम पे जो इन्वेस्टर है वो आर्टिफिशियल एआई की जो जितनी भी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं ताकि उसमें उनको बूम नजर आ रहा है। अब जब जैसे लाजमी बात है कि ये चीजें चेंज होती हैं, सिनेरियो चेंज होती है, तो फिर वो गोल्ड के अंदर आएंगे। और गोल्ड जो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, क्योंकि गोल्ड के इक्विवेलेंट ही करेंसी प्रिंट होती है। जितने भी आपके अगर करेंसी है कि उसके इक्विवेलेंट टू बैक एंड देखा जाए तो गोल्ड है। अगर स्टेट बैंक अगर हम देखते हैं तो हमारे पास और इस तरह सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं। अभी रिसेंटली आप देख रहे थे, आपके सुनने में आया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि ऑडिट करवाना कि जो अमेरिका में जो उनके रिजर्व्स के जो गोल्ड्स हैं वो चाहते हैं कि वो चेक करवाना चाहते हैं कि ऑडिट के कि जी क्या वो रिजर्व स्टिल स्टैंड है। अगर वो ऑडिट के अंदर कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि खुदा न खास्ता कि अगर वो गोल्ड उस रिजर्व्स में उतने नहीं है जितने उनके बुक ऑफ अकाउंट्स में डिक्लेयर्ड हैं, तो फिर हो सकता है कि गोल्ड इस पे डॉलर पे फिर प्रेशर आएगा और जब प्रेशर आएगा तो गोल्ड प्राइस ऊपर जाएगी। और अभी भी जो अमेरिका के अगर आप देखें जो इनके गोल्ड की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो वैल्यू है डिटरमाइन, वो $27 $30 इस तरह की प्राइस, $40 के ऊपर उसकी उनकी जो बुक ऑफ अकाउंट्स में उसकी प्राइस पर आउंस उसकी प्राइस है। तो जिसकी वजह से अभी जी अच्छा फैज साहब, ये हमने देखा कि साल के आगाज़ में जिसने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की वो तो बहुत फ़ायदे में रहा, सस्ता गोल्ड ख़रीद के उसने उस वक्त अपवर्ड ट्रेंड का फ़ायदा उठाया। जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही गोल्ड को होल्ड किया, तो वो तो इस वक्त बहुत बुरे हालात में है कि 5.5 या पौने 6 लाख रुपए के रेट पर ख़रीद कर, और इस वक्त वो 1.5 लाख रुपए के नुकसान में बैठा हुआ है। अब ये ज़ाहिर है उसके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ होती है इसमें, या फिर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लोग करते रहें तो उसमें फिर वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है? देखिए अरबाब साहब, मैंने ना कई दफ़ा ये बात कही है, दो चीज़ें हैं इसमें। एक आपकी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें एज पर आपकी रिक्वायरमेंट आप ज्वेलरी बनवाते हैं और आप उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं। जो लेडीज़ के हवाले से आप देखें ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो ये तो किसी सूरत में भी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी बननी है आज, उसने गोल्ड प्राइस में ऊपर जाना है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उसने हमेशा प्राइस को गेन ही करना है, लॉस नहीं करना। दूसरी बात तो आपने जो की ट्रेडिंग के हवाले से, मैंने अक्सर औकात एक बात की है, हमेशा जो ट्रेडर्स है, ये जो इसके अंदर जो गोल्ड के अंदर बुलियन के अंदर काम करता है, उसके अंदर उसको चाहिए कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करे, एक लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर। अच्छा, जो भी आपने बात की लॉन्ग टर्म में, अगर आपने तो उसका पैरामीटर 1 ईयर का या 6 मंथ का आप डिसाइड करें, और मिड टर्म का क्वार्टरली या 6 मंथ का करें, और शॉर्ट टर्म के अंदर आप डेली इस तरह वीकली बुनियाद के ऊपर आप उसको ट्रांजेक्शंस को लेकर चलें। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी टोटल अमाउंट, आपकी जो आपका कैपिटल है, उसको डिवाइड आप जब 3 पोर्शन में कर देते हैं, जब ड्रॉप होता है तो आप नीचे से उसकी बाइंग करते हैं। जब बाइंग करते हैं तो उसकी आपका जो जैसी प्राइस ऊपर जाती है तो आप मिक्स एंड मैच करके निकल जाते हैं, तो लॉस का जो एहतमाल होता है वो दिन कम हो जाता है, बहुत ज्यादा ना होने के बराबर होता है। तो मेरी नजर के मुताबिक से जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारी की सारी कर दी, अपना पूरा का पूरा कैपिटल उसमें डाल दिया, तो वो गलत उसने किया था।
इसी तरीके से आप सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर के अंदर 22,000 रुपए तोला जिस टाइम में चांदी चल रही थी, तो लोगों ने उस चीज को कैलकुलेट नहीं किया इंटरनेशनल मार्केट को। इंटरनेशनल मार्केट उस टाइम भी 8,500 जो पर तोले के ऊपर चल रही थी, तो प्रीमियम डाल के वो 22,000 रुपए तोला चल रहा था। तो जो कि किसी सूरत में अब जो गैप है था, वैक्यूम था, वो देखें वो जिस टाइम पे गैप ने कवर किया और गुब्बारे में से हवा निकली, तो वो 22,000 तोले से आके 7,000, आज 7,500 या 8,000 रुपए तोले पे सिल्वर आ गया। तो बेसिकली इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ट्रेड कर रहा है, कोई समझ उसको उसके लिए पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि उसको समझना। दूसरा, इंटरनेशनली इम्पैक्ट को देखना कि दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है। अगर ग्लोबली, क्योंकि कोई भी एक ऐसी चीज आती है जो गोल्ड पे इफेक्ट करती है, तो उसके मुताबिक से उसको आगे चलना पड़ता है। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल फैयाज साहब, सिल्वर से ही मुताल्लिक है कि अब ये कहा जाता है कि इसका तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ है, ये सोलर पैनल्स में, ईवी की जो पूरी सनत है उसमें, ये जो फैंस की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ये कीमत इसकी ऊपर गई, लेकिन वो 100% से भी नीचे इस वक्त आ चुकी है। तो ये इतनी डिक्लाइन पर क्यों आ गई है, जबकि इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, मुस्तकिल डिमांड भी है, उसके बावजूद कीमत ऊपर नहीं जा पा रही है? अरबाब साहब, ये आपने जो क्वेश्चन किया ना, बेसिकली देखें, हमने सुनने में आया कि जी सोलर पैनल के अंदर भी सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है। हमने सुना कि जी जो एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हवाले से जो आपकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, उसमें सिल्वर बड़ा इस्तेमाल है, उनकी बैटरियों में बड़ा सिल्वर। ये वो एक ऐसी वो चीज जो उन्होंने मैनिपुलेट किया और लोगों को इसमें बड़ा सूरत हाल आ रही है, और आप सिल्वर के अंदर बड़ा बूम आने वाला है, तो जिसकी वजह से लोगों ने सिल्वर में बाइंग शुरू की। लेकिन पॉइंट एलिमेंट क्या, मेजर एलिमेंट है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को कैलकुलेट करते थे उस टाइम पे, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सिल्वर की प्राइस बनती थी उस टाइम पे भी 8,500 बनती थी। तो जो 22,000 रुपया के ऊपर सिल्वर बाइंग किया गया, तो वो लोगों का जी प्रीमियम था। जिस तरह गाड़ी आप परचेज करते हैं उसके ऊपर ऑन देते हैं, जो ऑन है वो आपको रिवर्स तो नहीं है, एक्चुअल उसकी इनवाइस, फार्मा इनवाइस जो है गाड़ी की, उसमें ऑन की कीमत शामिल तो नहीं है। इसी तरीके से एक्चुअल जो सिल्वर प्राइस थी वो 8,500 रुपए थी, और इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक से अगर हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन उसके ऊपर जो प्रीमियम गया वो 22,000, तो आप मुझे बताएं 13-14,000 रुपए का जो गैप है इस टाइम पे पर तोले के हिसाब से, कितना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उसको लेके जाएगा सिल्वर, तो तब जाके कवर होगा। तो सिल्वर की जो मूवमेंट होती है वैसी स्लो होती है, इसकी जो बढ़ना भी बड़ा स्लोली होता है, और गोल्ड की जो मूवमेंट है वो तेज होती है। गोल्ड में जो लॉस या उसको कवर करना बनिस्बत सिल्वर के मुताबिक से ज्यादा जल्दी बेहतर होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैयाज कुरैशी साहब, प्रेसिडेंट ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, हालात बेहतर होंगे, तो गोल्ड प्राइसेस दोबारा से ऊपर जाएगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि दुनिया के हालात अभी फौरी तौर पर बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। तेल की आलमी जंग अब एक बार फिर दोबारा से शिद्दत पकड़ चुकी है, और ईरान ने अमरीका को इस बार खुला चैलेंज कर दिया है। क्या वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अब आर या पार की जंग शुरू हो चुकी है? क्या अमरीकी पाबंदियां अब सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा बनकर रह गई हैं? पूरी दुनिया इस वक्त हैरान रह गई जब अमेरिका ने ईरान पर आर्जी छूट मंसूख करके उसे माशी तौर पर घुटनों पर लाने का आखिरी कार्ड खेला। लेकिन जवाब में ईरान ने एक ऐसा धमाकेदार ऐलान कर दिया है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली सी मचाकर रख दी है। ईरान ने साफ साफ और दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि तुम जितनी चाहे पाबंदियां लगा लो, हमारा तेल बिकता था, बिकता है और बिकता रहेगा। आखिर ईरान के पास वो कौन सा खुफिया हथियार है जिसके बलबूते पर वो सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है? इस सूरत-ए-हाल की इब्तिदा हुई उस मुआहदे से जो कुछ अर्सा पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ था। अमेरिका ने ईरान को 60 रोज की एक खास छूट यानी वेवर दिया था ताकि वो अपना तेल मार्केट में बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन अचानक खलीज में बहरी जहाज़ों पर हमलों का इल्ज़ाम लगाकर वाशिंगटन ने यह छूट मनसूख कर दी और ऐलान किया कि अब ईरान का एक कतरा तेल भी मार्केट में नहीं जाने दिया जाएगा। अमेरिका का यह ख्याल था कि इस वार से ईरान की मईशत का दम निकल जाएगा और इस वक्त समंदर में ईरान का तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख बैरल तेल बहरी जहाज़ों पर लदा हुआ है और ख़रीदार इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जापान, जनूबी कोरिया और ताइवान जैसे ख़रीदार भी इस पूरी सूरत हाल से इस वक्त खासे खौफजदा दिखाई देते हैं। लेकिन इन्हीं मुश्किल हालात में तेहरान से एक ऐसी आवाज़ गूंजती है जो वाशिंगटन के कॉरिडोर्स के में ज़लज़ले ले आती है। ईरान के वज़ीर पेट्रोलियम मोहसिन पाकिनजाद सोशल मीडिया पर आते हैं और ये कहते हैं कि अमेरिका ने हमेशा की तरह अपनी रिवायात को बरकरार रखा है और वादा खिलाफी की है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा तेल बगैर किसी रुकावट के एक्सपोर्ट हो रहा है और होता रहेगा। अब यहाँ दुनिया को ये हैरत है कि आखिर ईरान ये जुर्रत कैसे कर रहा है।
है। वो कौन सी जादुई चाबी है जिससे ईरान अमरीकी पाबंदियों के ताले खोलता है? तेहरान ने खुद इस रास्ते पर्दा उठा दिया है। वजीर पेट्रोलियम का यह कहना है कि ईरान ने गुज़िश्ता कई सालों के दौरान ऐसे मजबूत और खुफिया मैकेनिज्म तैयार कर लिए हैं जो अमरीकी पाबंदियों को गैर मौसर बना देते हैं। और जब अमरीका ने आर्जी छूट दी थी तब भी ईरान ने इन खुफिया रास्तों को बंद नहीं किया था, बल्कि उन्हें अलर्ट कर रखा था। चीन भी अमरीका की इन पाबंदियों को नहीं मानता। वो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन जानता है कि अगर उसने ईरानी तेल खरीदना बंद कर दिया तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी, जिसका नुकसान खुद अमरीका और उसके इत्तेहादियों को भी होगा। इसीलिए तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें पहले ही हमने 4 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचते देखी हैं। अब असल हकीकत यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ तेल की जंग नहीं है, बल्कि ये दुनिया के नए नक्शे की जंग है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका है जो पाबंदियों की दीवार खड़ी कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान है जिसकी सपोर्ट में चीन खड़ा है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी दे रहा है। क्या ईरान अमरीका ईरान का तेल रोक पाएगा, या फिर ईरान इस मुआशी जंग में सुपर पावर को शिकस्त देकर दुनिया को हैरान कर देगा? ये वो अहम तरीन सवालात हैं जिनके जवाब के लिए हमें थोड़ा पड़ेगा, और ये जवाबात आने वाले वक्त में ही हमें मिल सकेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।